हर व्यक्ति सफल होने के लिए मैदान में उतरता है, लेकिन सफलता सबके हाथ नहीं लगती। सफलता सिर्फ चंद लोगों के कदमों को ही चूमती है और उन्हें अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचा देती है, और कुछ असफल भी हो जाते हैं, बाकी संघर्ष करते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम सीजन 3। आखिर कुछ लोग ही सफल होते हैं, ऐसा क्यों? सफलता क्या सिर्फ भाग्य की देन है या सिर्फ कर्म की? क्या फॉर्मूला या स्ट्रेटजी अपनाते हैं जीरो से हीरो में परिवर्तित हुई पर्सनालिटीज? और ऐसी ही पर्सनालिटीज में से एक एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर डीके अग्रवाल, जो एसएमसी ग्रुप के प्रमोटर्स में से एक हैं, आज हमारे साथ इस शो पर होंगे और उनसे जानेंगे उनकी इस अपार सफलता के पीछे के कारण क्या है। डॉक्टर डीके अग्रवाल जो आज सफलता के शिखर पर बैठे हैं, कभी वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में सिर्फ दामोदर के नाम से जाने जाते थे। चिराग की मध्यम रोशनी, घर से कई कई किलोमीटर दूर साइकिल और रेलगाड़ी से सफर करके शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान पहुंचते थे। कहा जाता है कि किसी भी इमारत की बुनियाद बता देती है कि इस पर बनने वाली इमारत कितनी ऊंची और मजबूत बनेगी। एक साधारण से परिवार से आने वाले डॉक्टर डीके अग्रवाल ने बचपन में ही तय कर लिया था कि मुझे एक अमीर व्यक्ति बनना है। बचपन में ही ठान लिया था कि वो नौकरी नहीं करेंगे बल्कि लोगों को नौकरी देंगे, और यह उनके संकल्प और इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज एसएमसी ग्रुप 4000 से ज़्यादा लोगों को वेतन दे रहा है। 10,000 से ज़्यादा एसोसिएट्स हैं। 600 से ज़्यादा शहरों में एसएमसी ग्रुप के ऑफिसेस हैं। डॉक्टर डीके अग्रवाल एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कोविड टाइम में, जब देश के तीसरे सबसे बड़े चैम्बर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली, तब घर से ही सरकार के साथ मिलकर व्यापारियों और उद्योगपतियों की राहत के लिए 14-14 घंटे काम करके उनको फायदा पहुंचाया। डीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डीके जी, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं कि जो आप इस शिखर पे, इस बुलंदी पे पहुंचे हैं, यहाँ आपके कैसा आप महसूस करते हैं, और जब आप शिखर से नीचे की ओर देखते हैं तब आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं? रविंदर जी, ये जो शिखर तक पहुंचने की बात आपने कही, देखिए वैसे सफलता के मायने सबके अपने अपने होते हैं। पैसा, पावर, फेम, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के मायने ये भी होते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइड हैं, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है जो आपने अचीव किया उसके लिए, तो आई थिंक रियल जो एक बेंचमार्क है वो मेरे हिसाब से वही है। तो मैं यही कहूँगा कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, और भगवान की, जैसे बोलते हैं, बहुत कृपा रही है, और गॉड की ग्रेस है कि ये सब सफलता जिनको आप बोल रहे हैं वो मैं उन्हीं की कृपा मानता हूँ। और जब मैं अपना देखता हूँ कि एक गांव से हम आए थे, 10 साल में 15 साल में गांव में रहा, और 10 साल उस गांव में बिजली नहीं थी। और मेरे को जब मैं 11th क्लास में गया तो मेरे को 6 किलोमीटर की साइकिल चला के जाना पड़ता था, और उसके बाद ट्रेन पकड़ के मैं कॉलेज पहुंचता था। तो ये जो जर्नी है ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स की रही, बट एक जो वैल्यू सिस्टम है, एक जो संस्कार हमें दिए गए थे, बस मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि हमने उन संस्कारों के हिसाब से, उस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं वो कहीं पर हमने नहीं छोड़ा। डीके जी, आपने कहा कि सब ईश्वर की कृपा है, तो ये जो सफलता है जहाँ भी आज आप पहुँचे हैं, इसमें आप अहमियत या सबसे ज़्यादा अहम किसे मानते हैं, भाग्य को या फिर कर्म को? कर्म के बगैर कोई सफलता नहीं मिलती, ये मेरा पूरा विश्वास है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर भाग्य आपका साथ देता है
तो कर्म का फल आपको इमीडिएट मिल जाता है और फल ज़्यादा अच्छा मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी रोल होता है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कर्मशील हैं, जो कर्म करते हैं, उनका भाग्य भी साथ देना शुरू कर देता है। मेरे साथ तो हमेशा यही रहा, मैं अपना कार्य करता गया और भाग्य ने भी मेरा साथ हमेशा दिया। जैसा कि आप पहले मुझे बता रहे थे कि आपका जो मन था शुरू से ही, बचपन में ही, कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, लोगों को मुझे जॉब देनी है, यानी कि नौकरी नहीं करनी बल्कि मैं नौकरी देना चाहता हूँ, ऐसा मैं सोचता था। तो वो सोच कहाँ से पैदा हुई? किसने वो सोच आपके नन्हे मन में डाली? देखिए, ये प्रेरणा हमें हमारे पिताजी से मिली। उनका हमेशा हमें यही बोलना होता था कि बेटा, सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, तुम ऐसे बनो कि तुम गांव वालों को भी मदद कर सको, लोगों को मदद दे सको, और इस तरह का काम करना जिससे कि तुम लोगों को बहुत सारी नौकरियां दे सको। और ये विचार आप समझिएगा हमें बहुत ही शुरू से ही भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा हमें अपने पिताजी से इसके लिए मिली। पिताजी से प्रेरणा मिली। देखिए जी, आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होना कितना कठिन है या कितना आसान है? देखिए, आसान तो नहीं है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि आज जिस हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड इतना डायनामिक हो चुका है, और अगर मैं आज की बात करूं तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, डिसरप्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए पैसे की अरेंज करना, अच्छे आइडियाज़ को लेके आना, इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत आसान काम नहीं है। बट अगेन, अगर आपका सोच बड़ा है, अगर आप फोकस्ड हैं, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अगर वेंचर करते हैं तो सक्सेसफुल भी होते हैं। देखिए जी, एक चीज़ और मुझे जाननी है कि अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति चाहता तो है बड़ा होना, हर व्यक्ति चाहता तो है वो बड़ी गाड़ियों में घूमे, हर व्यक्ति चाहता तो है कि वो बड़े बड़े बंगलों में रहे, फार्म हाउसेज में रहे, घरों में रहे, उसके पास बहुत हज़ारों लोगों की टीम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आपका जो सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो 150 लोगों की टीम, क्योंकि आज आपके पास 4000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उस वक्त कहाँ से आपने शुरुआत करी? देखिए, 1990 में हमने अपना एसएमसी का बिज़नेस शुरू किया था। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप से हमने शुरू किया था। एक छोटे से कमरे से 400 लगभग 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस से 5-6 हमारे पास एम्प्लॉइज़ थे। बहुत छोटी पूंजी से हमने शुरू किया, और आज अगर हम देखें हमारी इस जर्नी के बाद, आज हम इंडिया के जितने भी कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं सभी के मेंबर हैं। NSE, BSE, MCX, NCDX, MSCI, और गिफ्ट सिटी एक्सचेंजेस के अंदर जो एक्सचेंज है BSE और NSE ने जो प्रमोट किया उसके भी मेंबर हैं। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो गिफ्ट सिटी में अभी सेटअप हुआ है उसके मेंबर हैं। दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज, उसके भी हम मेंबर हैं। और उसके अलावा आज हम इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है हमारी, इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट एडवाइजरी में हम काफ़ी लीडिंग प्लेयर हैं। उसके अलावा हमारी NBFC है, डेट की हमारी डेस्क है, इंस्टीट्यूशनल डेस्क है, रिसर्च की हमारा एक आउटफिट है। तो इस तरह से आज के दिन हम लगभग 3500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारे अपने 100 से ज़्यादा अपने ऑफिसेज हैं, और लगभग 2500 हमारे जो सब ब्रोकर हैं उनके ऑफिसेज वो SMC ऑफिस के ही होते हैं जी। और 11000 के करीब हमारे एसोसिएट्स हैं जो कि हमसे अटैच्ड हैं। लगभग 22 लाख इन्वेस्टर हमारे थ्रू डील करते हैं, और कंपनी की टर्नओवर आज 1000 करोड़ से ज़्यादा साल की टर्नओवर है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 225 करोड़ का हमारा है पिछले साल का जी। तो और हम लिस्टेड कंपनी है, NSE और BSE के अंदर हमारी लिस्टेड एंटिटी है। तो आज हम देखते हैं तो एक ये जो जर्नी है बड़ी एक सक्सेसफुल जर्नी हमें लगती है। नहीं, डेफिनेटली सक्सेसफुल आपको तो लगी रही है, और मुझे लगता है जो बाहर लोग हैं उनको भी लगती है और दिखाई देती है, और सच्चाई भी है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि आप देखें ना, आप कहीं भी जाएं, जैसे मंजिल की हम बात करते हैं ना, कि आप कहीं भी जाना चाहें
तो शायद ही कोई ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे आपको रेड लाइट नहीं मिले अगर आप रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक जैम नहीं मिले, हर्डल्स ना आए, गड्ढे ना आए, स्पीड ब्रेकर ना आए। तो क्या जो ये सफलता की जो आपकी जर्नी रही है, यात्रा रही है, इसमें आप कोई अपवाद रहे हैं, आपको कोई एक्सेप्शन रहे हैं कि आपको रेड लाइट नहीं मिली, अड़चने नहीं आई, हर्डल्स नहीं आए, स्पीड ब्रेकर नहीं आए? रविंद्र जी, हमें कई ऐसे मुकाम आए। मैं एक मुकाम बताना चाहूँगा जहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड था। 2001 के अंदर जब केतन पारेख का डिफ़ॉल्ट हुआ जी, हम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के भी मेंबर थे, और केतन पारेख के जो ब्रोकर थे उन्होंने पेमेंट का डिफ़ॉल्ट कर दिया था। हमें उनसे बहुत सारा पैसा आना था, कई करोड़ के अंदर, और वो पैसा हमें आगे हमारे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के जो दूसरे ब्रोकर थे उनको ही जाना था। कुछ हमारे क्लाइंट्स जो कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के हमारे मेंबर्स हैं, वो हमारे क्लाइंट्स थे, उनको जाना था, और हमारे क्लाइंट्स थे, उनको पैसा जाना था। और जब उनका डिफ़ॉल्ट हो गया, उनसे हमें पैसे नहीं आए और काफ़ी बड़ी अमाउंट हमें नहीं आई, तो ऐसे समय के अंदर हम ये सोच रहे थे कि ये पेमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और उस समय बड़ा आसान था कि आप चूँकि आपको आगे से पैसा नहीं आया, आप भी आगे उनको पेमेंट नहीं दो। जो हमारे क्लाइंट्स थे और जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के जो दूसरे ब्रोकर थे, आप उनको पैसा नहीं दीजिए, उस समय कोई आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा। बट चूँकि उस समय हमारे पास लिक्विडिटी भी नहीं थी और ये सबसे आसान चीज़ थी, हम लोगों ने, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स थे, हमने आपस में मीटिंग की कि हमें ऐसा इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सभी की हमारी एक बात से ये ओपिनियन बनी कि हमारी जितनी भी होल्डिंग्स हैं सारी हम अपनी होल्डिंग्स बेच दें, और ज़रूरत पड़े तो उन्हीं दिनों में हमने एक बहुत बड़ा ऑफिस लिया था, तो अगर ज़रूरत पड़े तो उस ऑफिस का कुछ पार्ट, या ज़रूरत पड़े तो पूरा ऑफिस प्रॉपर्टी अपनी वो हम बेच दें, लेकिन हम सबका एक एक पैसा चुकाएं। और हमने वही किया। हमने सारी होल्डिंग बेच दी, कुछ ऑफिस का एक पार्ट हमने बेचा, और सबका एक एक पैसा हमने चुकाया। इसका बोलते हैं ना कि अगर आप सही काम करते हो तो उसका भगवान भी आपको अच्छा फल देता है। क्योंकि उस समय कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ था। रीजनल एक्सचेंज जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ के कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर, चूँकि उनको अब काम करना था, और उस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम उसके भी मेंबर थे, तो उन लोगों ने हमसे, क्योंकि हम ट्रस्टेड ब्रोकर हो गए, हमारा रेपुटेशन बहुत बढ़ गई, गुडविल बन गई, लोगों का विश्वास बैठ गया। और इस लाइन के अंदर ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी लाइन पे भी मुझे लगता है ट्रस्ट इम्पोर्टेंट। और फाइनेंशियल सर्विसेज में खासकर एक ट्रस्ट की बहुत वैल्यू है जी, क्योंकि लोगों का पैसा आपके पास जमा होता है। तो उसकी वजह से लोगों ने हमारे साथ एनएससी का बिजनेस, हमारे पास बहुत क्लाइंट्स ऐड होते गए, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स, और भी बहुत सारे क्लाइंट्स, वो हमारा सारा बिजनेस उनका हमारे पास आने लगा, और एसएमसी की ग्रोथ ने एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड उस समय लिया। तो जब एक इतना बड़ा एम्पायर आप चलाते हैं, और साथ के साथ मुझे लगता है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था का प्रेसिडेंट होना, मुझे लगता है दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बराबर हो जाती हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पे हम दोनों जगह कहते हैं ना जस्टिफाई आप दोनों पोजीशन को कर पा रहे थे? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2020-21 के अंदर इसका प्रेसिडेंट था। 3 साल का टेन्योर होता है। 1 साल आई वॉज एज वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और 2020-21 में मैं इसका प्रेसिडेंट था। और ये वो टाइम था जब कोविड भी आ गया था। ये सारी दिक्कतें थी उस समय, बिजनेस को बड़े लॉसेज हो रहे थे, डेमरेज पड़ रहा था। तो ऐसे टाइम में बिजनेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से बात करे, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था कि बिजनेस की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसको समझाए। तो उस समय एक बहुत बड़ी नीड थी, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और गवर्नमेंट के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में एक ब्रिज प्रोवाइड करने की एक रिक्वायरमेंट थी। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं उस समय, मेरे को ये जिम्मेवारी मिली थी प्रेसिडेंट की। मैंने अपनी तरफ से लगभग मतलब दिन रात एक कर दिया। हमने जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट चैम्बर टू बिकम एक्टिव, और मैं इसको बहुत ही अपने लिए एक ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को ये एक मौका मिला
देश की सेवा करने का, एज ए चेंबर के एज ए प्रेसिडेंट का एक फंक्शन जो मिला था मेरे को, उसको एक जस्टिफाई करने का। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद और बहुत ही खुशी की बात थी कि मैं ऐसे टाइम में चेंबर के लिए काम आया और देश के लिए काम आया। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी उपयोग हो रहा है, और जितने भी आप स्टार्टअप्स देखेंगे, जितने भी बड़े बिजनेसेस आप देखें, तो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं शायद चल पा रहे हैं। तो आप आज की तारीख में और आने वाले 5 साल या अगले 10 सालों में इस टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग देखते हैं? क्या आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ पाएगी? रविंदर जी, मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और वैसे भी अभी इंडस्ट्री 4.0 का टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये रोज़मर्रा की बात है। आने वाले टाइम में कोई भी बिजनेस अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो आउट हो जाएगा। हमने बात करी कि जो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, अब सेकंड जनरेशन आपकी आगे आने वाली होगी, तो क्या वो भी रिवॉल्यूशनरी है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, या आपके साथ आपके इस एम्पायर को संभालने के लिए वो तैयार है? इस हिसाब से हम बहुत लकी हैं। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मेरा MBA है, बेटी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और जो मेरा बेटा है, जैसे कि मैंने आयुष अग्रवाल, वो जब मैं प्रेसिडेंट बना था PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो मेरे पास समय नहीं था, बट मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि उसने मेरा वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है और जिसमें हम फंड मैनेजमेंट करते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, तो उसने उस बिज़नेस को बहुत ही बेखूबी संभाल लिया और आज वो एक लीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजर है और इस पूरे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को संभालता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया के टॉप 10 जो PMS हैं, जिनको 2 साल पूरे हो गए हैं और जिनके 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, उस कैटेगरी में उसकी इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर रैंकिंग लगातार पिछले 3 महीने से टॉप 10 के अंदर उसकी रैंकिंग आ रही है। और जो मेरी बेटी है, वो भी जैसे मैंने बताया कि PhD चैम्बर के टाइम में मेरे पास टाइम नहीं था, जो हमारा रियल एस्टेट एडवाइजरी का बिजनेस था उसके अंदर, बल्कि वो इतनी तरीके से मैं चला भी नहीं पा रहा था, और उसने उस बिज़नेस को संभाल लिया। और मैं बड़ा मुझे प्राउड फील करता हूँ कि उसने इस बिज़नेस को बहुत तरीके से टर्न अराउंड कर दिया और एक आज बहुत सक्सेसफुली वो इस बिज़नेस को रन कर रही है, SMC रियल एस्टेट एंड एडवाइजर्स। बल्कि मैं और ऐड करना चाहूँगा, अभी फरवरी 2022 के अंदर मेरे बेटे की मैरिज हुई, तो मेरी जो डॉटर इन लॉ है नेहा अग्रवाल, वो भी MBA है, उसने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और जो मेरा आर्बिट्राज का बिजनेस, हम एक प्रोप्राइटरी आर्बिट्राज बिजनेस करते हैं, जो कि हमारा काफ़ी प्रोप्राइटरी फंड को हम उसमें डिप्लॉय करते हैं, तो उस बिज़नेस के अंदर भी वो मेरा साथ दे रही है और वो भी काफ़ी सक्सेसफुली, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको अब मैनेज कर रही है। आपने लेफ्ट हैंड की भी बात कर ली, राइट हैंड की भी बात कर ली, बट बैकबोन भी तो कोई ना कोई रहा होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी ये जो जर्नी है, अगर मैं इसको सोचता हूँ कि किसका मेरे इसमें कंट्रीब्यूशन इस सक्सेस के पीछे है, कहीं ना कहीं मेरे को हर समय एक ही फिगर नज़र आती है, वो है मेरी वाइफ अर्चना अग्रवाल। तो यानी कि जो कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है, तो वो एक्चुअली ये मेरे केस में ये बिल्कुल मैं बोलूँगा कि 100% फिट होती है, क्योंकि जब बिज़नेस के अंदर आपको काफ़ी टाइम डिवोट करना होता है, और अर्चना जी ने मेरे को हर समय सपोर्ट किया। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा DK जी, कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 3 बड़ी खूबियाँ, बड़ी काबिलियत आप क्या देखते हैं जिससे वो बिजनेसमैन या वो एंटरप्रेन्योर असफल नहीं होगा, सफल ही होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड अप्रोच, सेटिंग योर विजन, और एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्योंकि अल्टीमेटली आज जो ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं वो लोगों से चलते हैं, हायरिंग वेरी टॉप परफॉर्मर, हायरिंग वेरी पैशनेट एम्प्लॉइज, हायरिंग वेरी टैलेंटेड एम्प्लॉइज, एंड यू हैव टू पे देम वेल। अगर आप ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ लें तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है, शुभकामनाएं भी हैं आपको कि जो आपका प्रयास है उस प्रयास में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर DK अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि वो अपनी जो इस सफलता का जो उनकी जर्नी थी, जो उनकी यात्रा थी, वो कैसे पूरी कर रहे हैं और आगे इनके क्या क्या विज़न हैं, क्या क्या प्लानिंग्स हैं, और साथ में आपको भी इन्होंने मूल मंत्र दिया है कि आप अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। जीवन में बहुत से व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता। यह बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने घर से बाहर निकल ही नहीं रहे। आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से कोई भी एक अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनना पड़ेगा और सफर शुरू करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आपको सफलता की मंजिल तय करनी होगी और उन रास्तों पर चलना होगा जिस पर चलकर आप सफलता की अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यदि डॉक्टर DK अग्रवाल अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकले होते, अपने कंफर्ट जोन को नहीं त्यागा होता, तो आज यह हमारे साथ शो पर नहीं होते। तो अभी उठिए, छोड़िए कंफर्ट जोन को, समेटिए अपनी स्किल्स को और चल पड़िए सफलता की मंजिल की ओर। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है और आप चाहते हैं कि हम सुने आपकी कहानी आप ही की जुबानी, तो फोन उठाइए और टाइप कीजिए विनर्स, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 9999312345 पर। हम आपसे संपर्क करेंगे। आज के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा भरी कहानी के साथ, एक विनर के साथ। नमस्ते।